बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गार्टन के चैप्टर नंबर 13 को डिस्कस करेंगे। इसके अंदर बेसिकली हार्ट के रिदम के अंदर जो एबनॉर्मेलिटीज आती है उनको डिस्कस किया हुआ है और उनसे इसी चीज़ के ऊपर क्या असर आ रहे होंगे ये डिस्कस किया हुआ है। अच्छा, ये एबनॉर्मेलिटीज किन मेन जो हाथ से आती हैं, पहले पैराग्राफ में उन्होंने एक इंट्रोडक्शन से दिया हुआ है। 5 मेन रीजन हैं। एबनॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ द पेस मेकर, पहले एक एक रीजन को मैं जरा उर्दू में समझा देता हूँ। पेस मेकर जो कि आपके हार्ट के रिदम को मेंटेन कर रहा होता है वो नॉर्मल रिदम दे ही ना, पहली चीज़। दूसरी चीज़, पेस मेकर असूलन तो ऐसे नोट को होना चाहिए, ऐसे नोट के अलावा कोई और जगह पेस मेकर बन जाए तो भी एबनॉर्मेलिटी होती है। तीसरी चीज़, इम्पल्सेस के ट्रेवल करने में कोई ब्लॉकेज आ जाए। चौथी चीज़, इम्पल्सेस के ट्रेवल करने में ब्लॉकेज तो कोई नहीं है लेकिन वो एबनॉर्मल पाथवेज यूज़ कर रही हैं। और पांचवी चीज़ कि पेस मेकर ऐसे नोट तो है ही है, वहां से शिफ्ट नहीं हुआ और सही काम भी कर रहा है, लेकिन हार्ट का कोई और एरिया वो भी कुछ ना कुछ इम्पल्सेस जनरेट कर रहा है, वो भी थोड़ा बहुत टांगे अड़ा रहा है, तो उससे स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ स्परियस इम्पल्सेस हो गई थी। तो 5 क्या है? एबनॉर्मल रिदमिसिटी ऑफ द पेसमेकर। नंबर 2, शिफ्ट ऑफ द पेसमेकर। नंबर 3, ब्लॉकेज एट डिफरेंट पॉइंट्स इन द कंडक्टिंग सिस्टम। एंड नंबर 4, एबनॉर्मल पाथवेज ऑफ द इम्पल्सेस। एंड नंबर 5, स्पॉन्टेनियस जनरेशन ऑफ स्परियस इम्पल्सेस। अच्छा, आगे अब हम पढ़ना शुरू करते हैं एबनॉर्मेलिटीज बेसिकली होती किस तरह से है। पहले अगर हार्ट बीट आपकी बहुत ज़्यादा, नॉर्मल हार्ट बीट आपकी 72 बीट्स पर मिनट होती है, अगर ये इंक्रीज हो जाए, कितनी इंक्रीज हो जाए? 100 बीट्स पर मिनट से भी ऊपर चली जाए तो हम कहते हैं टैकीकार्डिया हो गया। और अगर 72 से कम होते होते 60 बीट्स पर मिनट से भी कम हो जाए तो हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया हो गया। अच्छा, टैकीकार्डिया यानी इंक्रीज हार्ट रेट किन किन रीजन से होता है? बेसिकली बॉडी के टेम्परेचर के बढ़ जाने से होता है, और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के स्टिमुलेशन से होता है, टॉक्सिक कंडीशन से तो हार्ट से होता है, और 3 चीज़ें तो यहाँ लिखी हुई हैं, यहाँ पे 3 चीज़ें लिखी हुई हैं। जो चौथी चीज़ है वो हार्ट के मसल्स की वीकनेस से होता है, डेबिलिटी ऑफ द हार्ट मसल्स। ठीक, तो 4 चीज़ें कौन कौन सी हो गई? बॉडी टेम्परेचर का बढ़ना, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, टॉक्सिक कंडीशन ऑफ हार्ट, और हार्ट मसल डेबिलिटी। अब एक एक हम दोबारा डिस्कस करते हैं। टेम्परेचर के बढ़ने से क्यों बढ़ता है? बेसिकली जब टेम्परेचर बढ़ता है तो मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है ऐसे नोड का या पेस मेकर का, वो एक्साइट होकर ज़्यादा इम्पल्सेस भेजता है और हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो इस तरह टेम्परेचर के बढ़ने से आपका हार्ट बीट बढ़ गई। कितनी बढ़ती है? 1 फ़ारेनहाइट टेम्परेचर के बढ़ने से 10 बीट्स पर मिनट इंक्रीज कर जाती हैं। बहुत सिंपल हो गया। और 1 सेल्सियस के बढ़ने से आपके पास 18 बीट्स पर मिनट बढ़ जाती है। अब 1 सेल्सियस 1 फ़ारेनहाइट जारी बात है, फ़र्क है। फ़ारेनहाइट छोटी डिग्री, मतलब फ़ारेनहाइट का बढ़ना थोड़ा बढ़ना होता है, सेल्सियस का बढ़ना ज़्यादा बढ़ना होता है, क्योंकि अच्छा खैर ये एक दूसरी बात है। अच्छा, फिर आगे ये तो हमने डिस्कस कर लिया टेम्परेचर की रीज़न। दूसरा, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। हाँ, अगर कोई ऐसी जगह हो गई है कि कोई स्वेयर ब्लड लॉस हो गया है या कोई ऐसी रीज़न हो गई है कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को बहुत ज़्यादा एक्टिवेट कर दिया गया है, तो वो आपके हार्ट को एक्साइट करके हार्ट रेट को इंक्रीज कर देते हैं, ये भी डिस्कस कर लिया है। और तीसरी जो मैंने आपको कहा था, सिंपल वीकनिंग ऑफ द मायोकार्डियम, हार्ट के मसल्स का वीक हो जाना। इससे बेसिकली होता है क्या? देखें, अगर हार्ट के मसल्स वीक हो जाएंगे ना तो वो एक बीट में कम ब्लड को पंप करना शुरू कर देंगे। मिसाल के तौर पे पहले 72 बीट्स होती थी, हर बीट में 10 ml ब्लड पंप करते थे, मिसाल दे रहा हूँ, तो 720 ब्लड पंप हो रहा था। ठीक है, अब 72 बीट्स हो रही हैं, हर बीट में उन्होंने 10 की बजाय 5 ml करना शुरू कर दिया क्योंकि हार्ट मसल वीक है। अब 720 तो नहीं होगा ना, उसका हाफ होगा, मिसाल के तौर पे 360 होना शुरू हो जाएगा। अब 720 रीच करने के लिए हम कहते हैं अच्छा भाई एक बीट ने तो 5 ml ही करना है, तो हम बीट्स ही 72 के बजाय उसको डबल कर दें। ठीक है, तो वो बीट्स तो वो हार्ट रेट को इंक्रीज कर देंगे। तो ऐसे जब मसल्स वीक होते हैं तो हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है ब्लड की नीड्स को पूरा करने के लिए। अच्छा, अब हमने टैकीकार्डिया को डिस्कस कर लिया कि 100 बीट से ऊपर गया तो टैकीकार्डिया, 60 बीट पर मिनट से कम हो जाए तो उसको हम कहते हैं ब्रेडिकार्डिया। अच्छा, मसल्स की वीकनेस से तो होता है टैकीकार्डिया, और अगर मसल्स स्ट्रांग हो तो क्या होता है भाई? मतलब ब्रेडिकार्डिया होता है क्या? बेसिकली एथलीट्स के अंदर जो हार्ट होता है उसके मसल स्ट्रांग होते हैं, लार्जर होते हैं, स्ट्रॉन्गर मसल्स होते हैं, क्योंकि उनका हार्ट स्टेमिना ज़्यादा होता है, तो ऐसी कंडीशंस के लिए उनके हार्ट के मसल स्ट्रांग हो चुके होते हैं। अब जब एक एथलीट के हार्ट के मसल स्ट्रांग है, वो जब रेस्ट कंडीशन में होता है तो उसका हार्ट 72 टाइम्स बीट करने की बजाय कम, मिसाल के तौर पे 45 टाइम्स बीट करके भी ब्लड की रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है। तो जो हार्ट रेट है वो काफ़ी कम हो जाता है। 45 है, नॉर्मल बैठा है वो बंदा, तो हार्ट स्ट्रांग इतना गया वो 45 बीट से भी अपना काम पूरा कर रहा है। अच्छा, फिर आता है उसके बाद ब्रेडिकार्डिया की पहली रीजन हमने पढ़ ली एथलीट्स में। ब्रेडिकार्डिया की दूसरी रीजन जो है वो है वेगस स्टिमुलेशन कॉजेज ब्रेडिकार्डिया। अब ये वेगस स्टिमुलेशन बेसिकली किस तरह से? वेगस स्टिमुलेशन का मतलब है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम का जो काम था वो आपका ब्रेडिकार्डिया कॉज कर रहा होता है। इसमें यहाँ पे उन्होंने डिस्कस किया हुआ है कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। ये कैरोटिड साइनस सिंड्रोम बेसिकली क्या होता है? आपके कैरोटिड रीजन में जो बेरोरिसेप्टर्स होते हैं वो एक्सेसिवली सेंसिटिव हो जाते हैं। थोड़ा सा ब्लड प्रेशर बढ़ा, इन्होंने बहुत ज़्यादा मैसेज भेज दिया कि जो ना ओए होए होए बहुत ब्लड प्रेशर बढ़ गया है।
जब इन्होंने इतने मैसेजेस भेज दिए तो क्या होगा नतीजतन, ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर गया है, तो ब्रेन मैसेज भेजेगा कि भाई ब्लड प्रेशर कम करना है, हार्ट रेट कम करो। वो करते करते हार्ट रेट नॉर्मल से भी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्रेन को तो लगता है कि ये बेरोरिसेप्टर सही पे काम भेज रहे हैं, हालांकि बेरोरिसेप्टर्स तो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हुए हुए हैं, वो तो एवं इतना मसला नहीं बनाता, एवं उन्होंने कह दिया कि जी ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ गया है, तो एज अ रिजल्ट हार्ट रेट नॉर्मल से भी थोड़ा कम हो जाता है। ये ब्रेडिकार्डिया जो इस वजह से हो रहा होता है, इसको हम कहते हैं कैरोटिड साइनस सिंड्रोम। कैरोटिड साइनस सिंड्रोम में क्या है, कैरोटिड साइनस के जो बेरोरिसेप्टर्स हैं वो एक्स्ट्रा सेंसिटिव हो गए हुए हैं। तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिस्कस कर ली हमने कि वेगल स्टिमुलेशन पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को काम करेगा और उससे किस तरह से काम होगा, इसमें कैरोटिड साइनस सिंड्रोम की सिग्निफिकेंस। अच्छा, अब ईसीजी दोनों की, टैकीकार्डिया की ईसीजी और ब्रेडिकार्डिया की ईसीजी, ये देखें, ये टैकीकार्डिया की ईसीजी है जिसमें बहुत ज़्यादा हार्ट बीट्स हो गई हैं, हार्ट बीट नॉर्मल से ज़्यादा हो गई है, और ये ब्रेडिकार्डिया की ईसीजी है। अच्छा, उसके बाद आते हैं साइनस इरिथमियाज। साइनस इरिथमियाज बेसिकली क्या होते हैं, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम के साथ साथ जो इंक्रीज या डिक्रीज, मतलब सॉरी, रेस्पिरेशन के साथ जो हार्ट रेट में इंक्रीज डिक्रीज हो रहा होता है उसको डिस्कस किया हुआ है, उसको एरिथमियाज कहा हुआ है। बेसिकली होता क्या है, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के साथ आपका जो हार्ट रेट है वो इंक्रीज और डिक्रीज होता है। फिर यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट का नाम डिस्कस किया हुआ है, कार्डियोटेकीमीटर, कार्डियोटेकोमीटर। कार्डियोटेकोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो ईसीजी की जो स्पाइक्स बन रही होती हैं उनकी हाइट को देख रहा होता है और ड्यूरेशंस को देख रहा होता है, इंटरवल्स को देख रहा होता है। ठीक है, ड्यूरेशन यानी कि वेव की ड्यूरेशन को, इंटरवल से मुराद दो वेव्स के बीच में जो जगह उनको मतलब सेगमेंट वो होते हैं, और इंटरवल्स मुराद सेगमेंट और वेव सब के मतलब टाइम को भी देख रहा होता है कि किस क्या पैटर्न है, और ये जो वो पीक्स आ रही होती हैं उन पीक्स को भी नोट कर रहा होता है। तो यानी कि ईसीजी को एक तरह से स्टडी कर रहा होता है आपके पास कार्डियोटेकीमीटर, ये एक इंस्ट्रूमेंट है। अच्छा, इसके थ्रू हम देख रहे होते हैं कि हार्ट रेट किस तरह से बढ़ रहा है या घट रहा है आपकी रेस्पिरेशन के साथ। अच्छा, रेस्पिरेशन दो तरह की यहाँ पे डिस्कस करेंगे, एक होती है क्वाइट रेस्पिरेशन, एक होती है डीप रेस्पिरेशन। क्वाइट रेस्पिरेशन जो नॉर्मली इंसान आमतौर पर सांस ले रहा होता है वो क्वाइट रेस्पिरेशन होती है, आराम से बैठा हुआ है तो और नॉर्मल सांस ले रहा है, पता भी नहीं चल रहा, वो क्वाइट रेस्पिरेशन होती है। क्वाइट रेस्पिरेशन में हार्ट रेट बहुत थोड़ा कम या ज़्यादा होता है, अप टू 5% कम ज़्यादा होता है। लेकिन जो डीप रेस्पिरेशन होती है जिसमें हम गहरे सांस ले रहे होते हैं उसमें हार्ट रेट अप टू 30% कम ज़्यादा हो रहा होता है, क्योंकि ज़ाहिर बात है जब डीप रेस्पिरेशन लेंगे, ज़्यादा हवा अंदर खींचेंगे, ज़्यादा बाहर निकालेंगे, तो ज़ाहिर सी बात है आपका हार्ट रेट पर भी ज़्यादा इफेक्ट आएगा इसका। तो डीप रेस्पिरेशन में अप टू 30% फर्क पड़ रहा होता है। ऊपर ग्राफ में आपको दिखाते हैं, ये हार्ट रेट है, ठीक, ये शुरू में क्वाइट रेस्पिरेशन हो रही है तो हम देख रहे हैं हार्ट रेट बहुत थोड़ा वेरी कर रहा है, बहुत थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है। लेकिन जब डीप रेस्पिरेशन शुरू हुई तो हार्ट रेट काफ़ी ज़्यादा कम ज़्यादा होना शुरू हो गया, हार्ट रेट में असर, मतलब हार्ट रेट को रेस्पिरेशन से ज़्यादा फर्क पड़ना शुरू हो गया है। डीप रेस्पिरेशन से इतना ज़्यादा फर्क क्यों पड़ रहा होता है, ये बेसिकली पिछले चैप्टर से भी डिस्कस कर चुके हैं। होता क्या है कि जब रेस्पिरेशन बढ़ जाती है तो मेडुलरी रेस्पिरेटरी सेंटर को जो सिग्नल्स जा रहे होते हैं, ये थोड़े से सिग्नल्स जो है ना वेजोमोटर सेंटर को भी पहुंच जाते हैं। वेजोमोटर सेंटर का तो काम ही वो है, उसने तो आपके हार्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज करना होता है। तो इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन के जो मैसेजेस जा रहे होते हैं वो थोड़े से लीक स्पिल ओवर होकर वेजोमोटर तक भी चले जाते हैं और उससे आपके हार्ट रेट को इंक्रीज डिक्रीज कर दिया जाता है। अच्छा, आगे आता है फिर एबनॉर्मल रिदम्स दैट रिजल्ट फ्रॉम ब्लॉक ऑफ हार्ट सिग्नल्स विद इन द इंट्राकार्डियक कंडक्शन पाथवे। हार्ट के अंदर ही कंडक्शन पाथवे के अंदर ब्लॉकेजेस आ रही हैं, तो वो क्या ब्लॉकेजेस हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। पहले आती है साइनो एट्रियल ब्लॉकेज, यानी ऐसे नोड की जगह पे, वहां पे एट्रिया के अंदर हम डिस्कस कर रहे हैं पहले। यानी कि लो जिससे बेसिकली हुआ क्या है, साइनस नोड से इंपल्सेस निकली लेकिन वो निकलते साथ ही ब्लॉक हो गई, यानी कि एट्रियल मसल को भी नसीब ना हो सकी। होता आमतौर में हार्ट में क्या है, साइनस ऐसे नोड से निकलती हैं, एट्रिया के मसल्स को मिलती हैं, फिर एवी नोड को मिलती हैं, एवी नोड वेंट्रिकल्स के मसल को दे देता है, तो इंपल्स सारे हार्ट में पहुंच गई। अब क्या हुआ यहाँ पे कि साइनस नोड की एट्रिया के मसल्स को भी ना मिल सकी तो आगे क्या खाक जाएगी। ठीक है, तो एट्रिया के भी मसल्स को भी जब नहीं मिलेगी तो होगा क्या, जो वेंट्रिकल्स हैं उनका एवी नोड देखता है कि यार ऊपर से इंपल्स कोई नहीं आ रही, तो एवी नोड खुद से कॉन्ट्रैक्शन, खुद से रिदम बना लेता है, खुद पेसमेकर बन जाता है और वेंट्रिकल्स के मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाना शुरू कर देता है। ऑल्दो उतना तेज कॉन्ट्रैक्ट नहीं करवा पाता जितना ऐसे नोड करवा रहा होता है, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्शन शुरू हो जाती है वेंट्रिकल्स की। लेकिन एट्रिया के लिए तो ऐसे नोड ही सारा कुछ था ना, उसका तो वाली वारस ही वो है, तो एट्रिया की कॉन्ट्रैक्शन खत्म हो जाएगी, एट्रिया के अंदर आना बंद हो जाएगा। ईसीजी में हम क्या देखेंगे, QRST हमारे पास QRS कॉम्प्लेक्स जो कि वेंट्रिकल्स की डीपोलराइजेशन से हो रहा होता है वो बन रहे होंगे, लेकिन थोड़े दूर दूर बन रहे होंगे, जाहिर सी बात है। ये देखें, वो फॉर्म हो रहे होते हैं QRS कॉम्प्लेक्स, लेकिन थोड़े डिस्टेंस ज़्यादा हो जाता है क्योंकि टाइम ज़्यादा लग रहा है, हार्ट रेट कम हो गया उनका। लेकिन
पी वेव फॉर्म होना बंद हो जाएगी। क्यों? क्योंकि एट्रिया के अंदर तो मैसेज पहुंच ही नहीं पा रहा ब्लॉकेज की वजह से। तो एट्रिया की डीपोलराइजेशन से पी वेव बननी थी ना, तो पी वेव बनना बंद हो जाएगी। हाँ, क्यूआरएस वेव नॉर्मल बनती रहेगी। तो ये ऐसे साइनोवेंट्रिकल ब्लॉक हो गया। फिर आता है एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। ठीक है, एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक का क्या मतलब है कि जो ऐसे नोड से पैगाम निकला है वो पैगाम आपका एट्रिया में तो चला गया है, लेकिन ये वेंट्रिकल्स के एवी नोड तक नहीं पहुंच सका। ये जो हमारे पास एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल होता है, ये आमतौर पे क्या करता है, ऐसे नोड से पैगाम को एवी नोड तक भी ले जाता है कि भाई आप भी अपने वेंट्रिकल्स को करवा लो, हमने तो एट्रिया को करवा लिया है। तो एट्रिया तो कर गया कॉन्ट्रैक्ट इसमें, लेकिन जो एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल है वो ब्लॉक हो गया है। तो जनाब वेंट्रिकल्स तक तो पैगाम पहुंचा ही कोई नहीं। अच्छा, ये जो बंडल होता है एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, इसको हम बंडल ऑफ हिस्बी कहते हैं। इसको हम बंडल ऑफ हिस्बी कहते हैं, ये भी पता होना चाहिए। अच्छा, अब वो कंडीशन डिस्कस कर रहे हैं कि जिन वजूहात से ये इस तरह का ब्लॉक हो सकता है। ब्लॉक भी हो सकता है या हम कहेंगे कि इसके अंदर कई दफ़ा इम्पल्सेस स्लो ट्रैवल करना शुरू कर देती हैं। तो वो क्या रीजंस हैं ऐसी जो एवी बंडल के अंदर इम्पल्सेस स्लो ट्रैवल करती हैं, एवी नोड तक थोड़ी लेट पहुंचती हैं, जो ब्लॉक ही होती हैं, पहुंच ही नहीं पाती। नंबर एक स्कीमिया, यानी कि स्कीमिया का मतलब ऑक्सीजन की डिफिशियंसी हो जाती है, एवी नोड या एवी बंडल को सही से ऑक्सीजन नहीं मिल पाती। तो ये भी कहते हैं हम भी फिर आगे मैसेज नहीं पहुंचाते, एज अ रिजल्ट काम खराब हो गया। नंबर टू क्या है, कंप्रेशन ऑफ द एवी बंडल बाय स्कार टिश्यू। कोई स्कार टिश्यू, कोई कैल्सिफाइड पोर्शन, कैल्शियम के डिपॉजिट का पोर्शन ऐसा है, वो एवी बंडल को इस तरह से कंप्रेस कर रहा है, इस तरह से दबा रहा है कि उस दबाव के आने की वजह से एवी बंडल कहते हैं जी मैं कंडक्शन कोई नहीं कर रहा, मेरे पे पहले ही बड़ा वजन है। अच्छा, तीसरी रीजन क्या है, एवी नोड या एवी बंडल की इन्फ्लेमेशन हो जाती है कोई इन्फेक्शन की वजह से या किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है कि इन्फ्लेमेशन हो जाती है मायोकार्डिटिस, यानी कि हार्ट की इन्फेक्शन की वजह से वो इन्फ्लेमेशन हो जाती है उनकी, और वो कहते हैं जी हम मैसेज आगे नहीं भेज रहे। और तीसरी वजह है एक्सट्रीम स्टिमुलेशन ऑफ द हार्ट बाय द वेगस नर्व। हमने जो पढ़ा था कैरोटिड साइनस सिंड्रोम, जिसमें ये जो बेरोसेप्टर्स थे ये भी कान से बाहर हुए थे, ये भी कही जाते हैं प्रेशर बढ़ गया है, और ब्रेन हार्ट से कहता है ओए खलो जाओ खलो जाओ खलो जाओ, ठीक है ना, यानी कि हार्ट रेट को कम करता है। तो इसमें यही होता है कि अगर बहुत ज़्यादा हार्ट रेट को कम कर दें तो भाई एवी एवी बंडल जो होते हैं वो कहते हैं जाओ बाहर में, मैं कंडक्ट करता ही नहीं, जितना तुम कम करवाई जा रहे हो। तो कंडक्शन ख़त्म ही हो जाती है, कुछ देर के लिए ब्लॉक ही हो जाती है। ये बहुत ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम या बहुत ज़्यादा वेगल स्टिमुलेशन की वजह से ऐसा हो रहा है। तो तीन वजूहात क्या हो गई, एक तो लैक ऑफ ऑक्सीजन, दूसरा कोई कंप्रेशन हो रही है, तीसरा उनकी इन्फ्लेमेशन हो गई है, और चौथा हार्ट को बहुत ज़्यादा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम के थ्रू वेगल स्टिमुलेट किया गया और उसको कहा गया कि कम काम करो, तो ऐसा हो जाता है। ये हमने डिस्कस कर ली आर्ट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक। अच्छा, फिर एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक की 3 डिग्रीज हैं कि ये कितना ब्लॉक हुआ है। अच्छा, एक और चीज़ नोट कीजिएगा, जब भी एट्रियोवेंट्रिकुलर ब्लॉक होगा तो होगा क्या, हमारा जो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स था उसके अंदर पी वेव तो बनेगी, पी वेव तो बन रही है एट्रिया की वजह से, लेकिन पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो डिस्टेंस है ना ये थोड़ा बढ़ जाएगा। क्यों? आमतौर पे क्या होता है, पी वेव बनी, साथ ही मैसेज या वेंट्रिकल्स को वेंट्रिकल्स भी कॉन्ट्रैक्ट करके साथ ही आपके पास क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी बन गया। यहाँ पे क्या होगा, पी वेव बनी, ठीक है, आगे वेंट्रिकल्स को तो मैसेज गया नहीं, ब्लॉक हो गया वेंट्रिकल्स तक जाने वाला जो बंडल था। तो क्या होगा, थोड़ी देर बाद वेंट्रिकल्स को एहसास होगा यार हमें भी पंप करना चाहिए, वो खुद पंप करेंगे, लेकिन नतीजतन पी वेव और क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का जो डिस्टेंस है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, तो पी वेव के स्टार्ट से लेके क्यूआरएस वेव के स्टार्ट तक हमने कहा था कि ये पी क्यू या पी आर इंटरवल था, जिसका नॉर्मल टाइम 0.16 सेकेंड था। अब हम डिस्कस करते हैं ब्लॉक की डिग्रीज। एक बार मैंने आपको पी आर इंटरवल का बता दिया। अब देखें, पहले आता है हमारे पास फर्स्ट डिग्री ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में क्या होता है, पी आर इंटरवल जो है वो इंक्रीज होते होते 0.2 सेकंड के करीब हो जाता है। नॉर्मल क्या था 0.16, ये बढ़ गया कितना हो गया 0.2 सेकंड के करीब। ये एक इनकम्प्लीट ब्लॉकेज है। तो इतनी देर बाद जाके मैसेजेस इतना स्लो जाते हैं, इसमें तो ये हो रहा है कि मैसेजेस इतना स्लो जा रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा टाइम लग रहा है वेंट्रिकल्स तक पहुँचते पहुँचते। अभी जो मैंने आपको बताया कि अगर पी वेव से जाए ही ना तो फिर तो क्यूआरएस थोड़ी देर बाद बनना शुरू होगा ना, उसमें तो काफ़ी ज़्यादा गैप आ जाएगा, 3 से 5 सेकंड, या मतलब आगे जाकर डिस्कस करते हैं कितने सेकंड्स बाद वेंट्रिकल्स को होश आती है कि यार हम खुद कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। हाँ, अगर इनमें गैप बढ़ रहा है तो इसका क्या मतलब है कि वेंट्रिकल से पैगाम एटीएम से पैगाम वेंट्रिकल्स में चला तो गया लेकिन स्लोली मूव करके गया है, तो इनकम्प्लीट ब्लॉकेज है। तो पहली फर्स्ट डिग्री ब्लॉकेज पढ़ी हमने, इसमें ऐसी इनकम्प्लीट ब्लॉकेज थी कि पी आर इंटरवल जो है वो 0.16 से 0.2 तक चला गया। फिर दूसरे नंबर पे आती है सेकंड डिग्री ब्लॉकेज। सेकंड डिग्री ब्लॉकेज में क्या हुआ है कि जो इतना स्लो हो गया मैसेज कि वो 0.25 से
3-5 सेकंड्स लग गए उसको जाते जाते पहुंचते पहुंचते। इसमें क्या होता है वैसे आमतौर पे कि जो आपके पास QRS कॉम्प्लेक्स है वो कुछ पी वेव्स के बाद मिस होना शुरू हो जाते हैं। इसका कॉन्सेप्ट देखिएगा, बड़ा मज़ेदार कॉन्सेप्ट है। मिसाल के तौर पे ये देखें, एक पी वेव बनती थी और QRS फॉर्म करती थी, ठीक है। अब थोड़ी देर अगली पी ब्लॉकेज तो है ना, फिर अगली पी वेव के बाद काफ़ी टाइम लगा, फिर QRS फॉर्म हुआ। अगली पी वेव के बाद और भी ज़्यादा टाइम लगा, फिर QRS फॉर्म हुआ। और अगली पी वेव के बाद ना अभी QRS नहीं है, एक और पी वेव आ गई, तो हमने कहा जनाब एक QRS मिस हो गया, ठीक। इसमें थोड़ा सा टाइम लगा, इसमें और ज़्यादा टाइम लगा, इसमें और ज़्यादा टाइम लगा, करते करते एक मिस हो गया, ठीक हो गया। तो इस तरह से QRS मिस होना शुरू हो जाता है। जब इस तरह से रेगुलरली इंक्रीज करते करते QRS मिस होगा, इसको हम कहेंगे टाइप 1। ये सेकेंड डिग्री ब्लॉक की टाइप 1 है। बात असल में क्या है, सेकेंड डिग्री ब्लॉक की भी फर्दर 2 टाइप्स होती हैं। टाइप 1 ब्लॉक जिसको हम वेंकबैक पीरियोडिसिटी भी कहते हैं, और टाइप 2 ब्लॉक, ठीक है। तो सेकेंड डिग्री ब्लॉकेज की भी दो टाइप्स होती हैं। टाइप 1 ब्लॉक में मैंने आपको बताया प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन ऑफ द पीआर इंटरवल और एक ड्रॉप बीट हो गई। अच्छा याद रखो, जब QRS मिस होना शुरू हो जाए तो हम उसको ड्रॉप बीट्स कहते हैं, उसको हम ड्रॉप बीट्स कहते हैं। अच्छा आगे टाइप 2 ब्लॉकेज में क्या होता है, टाइप 2 ब्लॉकेज में फिक्स्ड नंबर ऑफ पी वेव्स होती हैं जिनके बाद एक QRS ने आना होता है। यानी कि क्या होता है, पहले से ही बताया हुआ यार, हर 2 पी वेव्स के बाद एक QRS आएगा, तो उसके अंदर एक फिक्स्ड रेशियो होती है। लो जी, एक पी वेव, 2 पी वेव और QRS। अगली दफा एक पी वेव, 2 पी वेव और ये QRS। अगली दफा लो जी फिर एक पी वेव, 2, ये तो हो गई 2:1। या मैं साथ दफा बताया हुआ एक पी वेव, 2 पी वेव, 3 पी वेव और QRS, फिर 1 2 3 QRS, तो ये 3:1 हो गई। तो एक फिक्स्ड रेशियो होती है कि यार इतनी पी वेव्स की मिस होने के बाद एक ना एक QRS आ जाएगा। तो ये सेकंड डिग्री, ये देखिए इसमें उन्होंने बताया 2:1 या हो जाए 3:2 या 3:1। इस तरह का कोई ना कोई फिक्स्ड रेशियो होती है कि इतने के बाद होगा। ये होगी टाइप 2 जिसमें फिक्स्ड रेशियो है, और टाइप 1 के अंदर प्रोग्रेसिव प्रोलॉन्गेशन होते होते एक QRS मिस हो जाएगी। ये टाइप 1 और टाइप 2 जो है सेकंड डिग्री ब्लॉक के, ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। अच्छा फिर आगे आता है कंप्लीट एबी ब्लॉक, थर्ड डिग्री ब्लॉक। अभी फर्स्ट डिग्री ब्लॉक में 0.2 सेकंड तक गया था, सेकंड डिग्री ब्लॉक में 0.25 से 0.35 तक गया था, जो कि टाइप 1 टाइप 2 डिस्कस की। QRS एक ना एक मिस हो रहा है जिसको हम ड्रॉप बीट कर रहे हैं सेकंड डिग्री में। थर्ड डिग्री में जनाबे वाली कंप्लीट ब्लॉक हो गया है। पी वेव के बाद QRS इस वजह से बन ही नहीं रहा, इसकी वजह से एट्रिया के पैगाम जाने से बन ही नहीं रहा। इसमें यही होगा कि वेंट्रिकल्स खुद हिसाब लगाएंगे कि यार हमने तो खुद करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट, एट्रिया तो कोई पैगाम नहीं भेज रहा या पैगाम आना ब्लॉक हो गया है टोटली, तो खुद QRS बनना शुरू हो जाएंगे। लेकिन जब वेंट्रिकल्स खुद काम करना शुरू करते हैं बेचारे, तो इनको थोड़ी देर लग जाती है, ठीक है। थोड़ी देर बाद ये कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, और वेंट्रिकल्स की जो अपनी बीट है वो थोड़ी स्लो होती है। यानी जब ऐसे नोड उनसे बीट करवा रहा होता है तब तो 72 बीट्स पर मिनट पर चल रहे होते हैं, लेकिन जब ऐसे नोड पैगाम भेजना छोड़ देता है, वेंट्रिकल्स खुद काम करना शुरू होते हैं, तो वो बेचारे 15 to 40 बीट्स पर मिनट ही कर पाते हैं। इससे ज़्यादा उनकी औकात ही नहीं होती। अच्छा अब देखें, एक आपको और चीज़ समझाऊँ मैं। बेसिकली होता क्या है, ये हार्ट है, ये ऊपर एट्रियाज हैं, ये आपके पास ऐसे नोड है, ये आपके पास AV नोड है जो वेंट्रिकल्स का है, और ये आपके पास AV बंडल है, ठीक है। अब होता बेसिकली क्या है, ये 72 बीट्स पर मिनट का पैगाम भेज रहा है। इसका अपना कितनी रिदम है, 15 to 40 बीट्स पर मिनट। नॉर्मली क्या हो रहा है, जब ये 72 बीट्स का भेज रहा है ना, तो ये 15 to 40 को कहता है गोली मारो यार, वो ज़्यादा बेहतर पैगाम भेज रहा है। अब वही पैगाम भेजना शुरू हो गया, तो ये AV नोड जो है वो सो गया, ठीक है। जब ये आना बंद होगा, इसको सुस्ती हो गई हुई है, जब 72 बीट्स का पैगाम आना बंद हो गया, तो थोड़ी देर तो ये इंतज़ार करेगा उसका कि यार पैगाम आ जाएगा, चलो आ जाएगा, चलो आ जाएगा। 5 से 30 सेकंड तो इंतज़ार करेगा, क्योंकि उसने उसको उस्ताद माना हुआ था। अब इंतज़ार कर रहा है, AV नोड इंतज़ार कर रहा है। 5 से 30 सेकंड बाद कहेगा भाई मर जाऊंगा मैं, तो वो पैगाम नहीं भेज रहा, वो अपनी बीट करना शुरू कर देगा। तो 5 से 30 सेकंड का जो डिले है, इसको हम कहते हैं ओवर ड्राइव सप्रेशन। क्या कहते हैं, ओवर ड्राइव सप्रेशन। क्यों हो रहा है, क्योंकि पहले ये ज़्यादा उसको डोमिनेट कर रहा था, अब उसने छोड़ दिया, तो इसको तो खुद काम करने में थोड़ा सा टाइम लगा। ये जो 5 से 30 सेकंड लगे हैं, इसमें जाहिर बात है ब्लड का फ्लो कम हुआ है, आपके ब्रेन तक मैसेजेस नहीं गए, तो ब्रेन को ऑक्सीजन नहीं गई। ब्रेन को ऑक्सीजन ना जाने से बेचारा ब्रेन जो है वो थोड़ा सा फेंटिंग हो जाती है। इस फेंट होने को हम कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम।
इसको हम कहते हैं स्टोक्स एडम सिंड्रोम। पहली चीज आपको बताई ओवरड्राइव सेपरेशन क्या होता है, दूसरी चीज आपको बताई स्टोक्स एडम सिंड्रोम क्या होता है, तीसरी चीज देखें वेंट्रिकुलर एस्केप क्या होता है। मैंने आपको बताया कि 5 से 30 सेकंड बाद वेंट्रिकल हिसाब लगाते हैं, यार हमें खुद ही काम करना पड़ेगा, और 15 से 40 बीट्स पर मिनट के हिसाब से खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं। जब वेंट्रिकल खुद ही काम करना शुरू कर देते हैं, अब हम कहते हैं कि जी वेंट्रिकल्स एट्रिया के असर से निकल गए हैं, अपना काम खुद ही कर रहे हैं, तो वेंट्रिकल्स एस्केप कर गए हैं, तो इसको हमने कहा वेंट्रिकुलर एस्केप। ठीक है, 5 to 30 सेकंड्स बाद ओवरड्राइव सेपरेशन, 5 to 30 सेकंड का डिले हुआ ओवरड्राइव सेपरेशन की वजह से। इस डिले के दौरान स्टोक्स एडम सिंड्रोम हो गया, और इस डिले के बाद जब वेंट्रिकल ने खुद काम करना शुरू किया, हमने कहा वेंट्रिकुलर एस्केप हो गया। ये सब कुछ हो रहा है आपके पास 3rd डिग्री ब्लॉक में। ये सारी चीजें किसमें हो रही हैं? 3rd डिग्री ब्लॉक में, क्योंकि 3rd डिग्री ब्लॉक में लेट भी नहीं आ रहा है एट्रियल पैगाम, तो खुद ही वेंट्रिकल काम करना शुरू करते हैं। 2nd डिग्री ब्लॉक में पीआर कॉम्प्लेक्स, पीआर इंटरवल जो है वो लंबा हो रहा था, प्रोलॉन्गेशन हो रही थी। और 1st डिग्री ब्लॉक में भी हमने डिस्कस किया था कि 1st डिग्री ब्लॉक में हमने कहा था 0.2 सेकंड से ऊपर गया है आपका पीआर इंटरवल का गैप, ये ऊपर जाके काफी ऊपर जा सकता है। वैसे तो कई दफा ये 0.35 तक भी, इतना ऊपर 0.45 से ऊपर पे जा सकता है, इतनी स्लो भी होती है कंडक्शन। लेकिन इसमें हमने क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का मिस करना नहीं पड़ा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस नहीं होगा आपके पास 1st डिग्री ब्लॉक में। हाँ, टाइम बहुत लग सकता है क्यूआरएस को आने में। 2nd डिग्री ब्लॉक में क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स मिस होता है, जिसको हम ड्रॉप बीट कहते हैं। ये 2nd डिग्री ब्लॉक की खसूसियत है, और 3rd डिग्री ब्लॉक में तो काम ही खत्म। तो ये हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक की तीनों डिग्रीज पढ़ ली। पहले ऐसे नोड की ब्लॉकेज पढ़ी थी, जिसमें हमने कहा था एट्रिया के पास पैगाम ही कोई नहीं जाएगा, पी वेव नहीं बनेगी, अलबत्ता क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनना शुरू हो जाएगा आपके वहां भी होगा वेंट्रिकुलर एस्केप ही इस तरह से। और जो हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर ब्लॉक पढ़ा, उसके तीनों डिग्रीज को डिस्कस कर लिया। अच्छा, फिर आगे चलते हैं हम। इसमें बेसिकली इनकम्प्लीट इंट्रावेंट्रिकुलर ब्लॉक क्या होता है असल में। अच्छा, इसमें बेसिकली पहले हमने पढ़ा था ऐसे नोड से पैगाम आगे नहीं जा सका, फिर हमने पढ़ा कि पैगाम एट्रिया में चला गया, लेकिन एवी बंडल ब्लॉक था इसलिए एट्रियल नोड तक, एवी नोड तक नहीं आ सका। अब तीसरी ब्लॉकेज हम पढ़ रहे हैं, इसमें क्या है कि वेंट्रिकल के अंदर एवी नोड तक भी पैगाम आया, लेकिन वेंट्रिकल्स के अंदर जो कंडक्टिंग सिस्टम था, पिकंजी सिस्टम, उसके अंदर ब्लॉकेज आ गई है। वो कहते हैं फिगर 13.8 में बेसिकली वो इस तरह की आपको ब्लॉकेज दिखा रहे हैं। इसमें एक तो उन्होंने कहा कि हम देख रहे हैं कि ठीक है ब्लॉकेज, थोड़ी बहुत ब्लॉकेज हो रही है, कुछ क्यूआरएस कम बन रहे हैं, कुछ क्यूआरएस में देखे ना ये कम ईसीजी फॉर्म हो रही है, इसका मतलब है कि पूरी तरह पैगाम नहीं पहुंच पा रहा। लेकिन दूसरा इसके अंदर टेकिकार्डिया भी देखने को मिल रहा है, यानी इंक्रीज हार्ट बीट भी देखने को मिल रही है। तो हमने ये देखा कि हो सकता है कि इंक्रीज हार्ट बीट की वजह से ही कुछ ना कुछ पर्किंजी सिस्टम जो है वो ब्लॉक हुए हैं। यार इतना ज्यादा तेजी से पैगाम आ रहा था कि पर्किंजी सिस्टम कुछ बर्दाश्त ही नहीं कर सके। उन्होंने कहा भाई मैं एक पैगाम छोड़ के एक पैगाम को ले सकूंगा, एक पैगाम छोड़, तो वो एक इनकम्प्लीट सा ब्लॉक हो गया कि उन्होंने एक पैगाम को छोड़ना शुरू कर दिया। जब ज्यादा मैसेजेस आना शुरू हो जाएंगे, तो अब एक बच्चा को रोज 2 पेपर देने का कह रहे हैं, तो वो कहता है पापा मैं ना एक पेपर छोड़ के एक पेपर दूंगा तो अच्छे दे दूंगा, बाकी सप्ली में दे दूंगा, ठीक है ना। तो वो इस तरह से एक पेपर छोड़ के एक पेपर, तो पर्किंजी सिस्टम पे जब बहुत ज्यादा बर्डन आता है तो इस तरह से। अच्छा, ये जो पर्किंजी सिस्टम में इनकम्प्लीट ब्लॉक होता है, इसको हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। इसको हम क्या कह रहे हैं? इलेक्ट्रिकल अल्टरनेंस। तो ये हमने तीनों तरह की ब्लॉकेज पढ़ ली। उसके बाद अगला कॉन्सेप्ट आता है हमारे पास प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन का। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन बेसिकली क्या होती है? नॉर्मल एक्सपेक्टेड कॉन्ट्रैक्शन से पहले एक छोटी सी कॉन्ट्रैक्शन हो जाए। जैसे प्री मेच्योर बच्चा होता है कि एक बंदा है, उसको एक मिसाल के तौर पर 18 साल की उम्र में जाकर मेच्योर होना चाहिए था, वो 9 साल की उम्र में बड़ों वाली बातें करना शुरू हो जाता है, कि छोटा बच्चा होकर बड़ों वाली बातें करना शुरू करता है, हम कहते हैं प्री मेच्योर है। इसी तरह से ये प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन है, इनके अंदर बेसिकली क्या है ये देखें। ये एक नॉर्मल बीट बनी, इसके इतने गैप बाद यहाँ एक नॉर्मल बीट बनी, इतने गैप बाद हम समझते हैं यहाँ पे एक नॉर्मल बीट, यहाँ पे अगर नॉर्मल बीट बनेगी, लेकिन यहाँ पे बन गई। ये एक प्री मेच्योर बीट है, टाइम से पहले बीट हो गई है, तो ये एक प्री मेच्योर बीट है। अच्छा, अब ये टाइम से पहले क्यों हुई है? हम ये सोचते हैं कि टाइम से पहले क्यों हुई है, उसकी रीजन है हमारे पास। पहली वजह कोई लोकल एरिया ऑफ इस्कीमिया है। अच्छा, ये टाइम से पहले सब इसलिए होती है, पहले तो बात सुनो ना। आपका जो ऐसे नोड था ना, या कोई भी पेस मेकर था, पेस मेकर तो यहाँ पे बीट ला रहा है, फिर यहाँ पे बीट ला रहा है, फिर यहाँ पे बीट लानी थी उसने, फिर यहाँ पे पेस मेकर है तो काम सही करना था। ये जो हुई है ना, इसका मतलब है पेस मेकर के अलावा किसी और जगह ने औकात से बढ़ के इम्पल्सेस भेज दी हैं, किसी और जगह ने ऐसी पैगाम भेजा जिसकी वजह से हार्ट जल्दी कॉन्ट्रैक्ट कर गया, प्री मेच्योर बीट हो गई है। उस जगह को हम कहते हैं एक्टोपिक फोकाई। उस जगह को हम क्या कहते हैं? एक्टोपिक फोकाई, जो ये प्री मेच्योर बीट कॉज कर रहा है। अब एक्टोपिक फोकाई क्यों बनता है, उसकी 3 वजूहत लिखी हुई हैं। लोकल एरिया ऑफ इस्कीमिया, कहीं किसी एरिया को ऑक्सीजन नहीं मिली, उसने इम्पल्स भेजने शुरू कर दी। दूसरा, स्मॉल कैल्सिफाइड प्लेक्स है डिफरेंट पॉइंट्स इन द हार्ट, कोई कैल्सिफाइड प्लेक्स हैं जो इम्पल्स को भेजना शुरू कर देते हैं। और तीसरा, टॉक्सिक इरिटेशन ऑफ द एवी नोड।
एवी नोड की कोई इस तरह के कोई ड्रग्स हैं उनकी, या कोई इन्फेक्शन है, या कोई कैफीन है, या कोई टॉक्सिक इफेक्ट इस तरह का आ रहा है कि कहीं पे भी आपके पास पेस मेकर के अलावा कोई भी जगह पैगाम भेजना शुरू कर दे। असल में पेस मेकर ऐसे नोड होता है, एवी नोड भी पेस मेकर तो नहीं है ना, तो एवी नोड की भी टॉक्सिक इरिटेशन से अगर एवी नोड ने भी कोई पैगाम भेजा तो वो भी प्री मेच्योर बीट ही कॉज करेगा, हम यही कहेंगे। ये 3 वजूहत पढ़ ली हमने। एक टॉपिक फोकाई क्यों बना है, याद रखिएगा। प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन के और भी नाम है, इसको हम एक्स्ट्रा सिस्टोल भी कहते हैं, इसको हम एक्टोपिक बीट भी कहते हैं, और इसको हम प्री मेच्योर बीट भी कहते हैं। आगे इनके नाम आ रहे हैं। अच्छा, अब आगे एक और चीज़ मेरी देखें। नॉर्मल बीट यहाँ पे आई, फिर नॉर्मल बीट यहाँ पे आई, अगली नॉर्मल बीट को यहाँ पे आना चाहिए था, ऑलमोस्ट इस जगह पे, ठीक है, नहीं आई, यहाँ पे प्री मेच्योर बीट आ गई। तो प्री मेच्योर बीट के बाद जो नॉर्मल बीट थी वो तो यहाँ पे कम से कम आ जाती, लेकिन नहीं आई। जो अगली नॉर्मल बीट थी वो डिले हो गई। तो देखें, इस नॉर्मल बीट में और इस नॉर्मल बीट में डिस्टेंस बढ़ नहीं गया। यानी कि ऐसे नोड ने कहा एक बीट दो, फिर ऐसे नोड ने कहा एक और बीट दो। यहाँ पे ऐसे नोड को कहना चाहिए था एक और बीट दो, लेकिन ऐसे नोड ने देखा कि यार एक प्री मेच्योर बीट पैदा हुई हुई है, हार्ट को थोड़ा सा मतलब कोई अभी तो टाइम ही कुछ नहीं हुआ, तो ये थोड़ा सा डिले कर देती है नॉर्मल बीट को। ये जो डिले है, जो प्री मेच्योर बीट की वजह से नेक्स्ट नॉर्मल बीट थोड़ी सी लेट हो गई है, उसको हम कहते हैं कंपनसेटरी पॉज। उसको हम क्या कहते हैं, कंपनसेटरी पॉज। अच्छा, ये जो प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शंस हैं, ये हम कहते हैं कि आमतौर पे नॉर्मल बंदों के अंदर भी हो रही होती हैं, और हेल्दी यंग पीपल के अंदर हो रही होती हैं, या कोई स्लाइट सी टॉक्सिसिटी हो गई है, कोई ड्रग्स हो गए हैं, या कॉफ़ी या अल्कोहल या स्मोकिंग, या लैक ऑफ स्लीप, नींद कम है, तो ऐसी वजूहात से प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही होती हैं। अच्छा, फिर एक कॉन्सेप्ट है पल्स डेफिसिट। पल्स डेफिसिट बेसिकली क्या है, आमतौर पे क्या होता है, हार्ट पूरी तरह फेल हुआ था, वो बीट किया तो सारी बॉडी में एक पल्स गई, हमने पल्स नोट की, अच्छा खून है, हार्ट ने पंप किया। प्री मेच्योर बीट में क्या होता है कि अभी हार्ट पूरी तरह, वेंट्रिकल्स पूरी तरह फिल नहीं हुए थे, लेकिन बीट कर गए। तो हार्ट तो बीट कर गया, लेकिन ब्लड थोड़ा फ्लो किया, इसलिए पल्स फील ही नहीं हुई। तो जब हम पल्स नोट करेंगे तो पल्स आ रही है मिसाल के तौर पे 70, और हार्ट बीट कर रहा है 74 टाइम्स। क्यों? 4 प्री मेच्योर बीट्स थी। तो ये जो पल्स कम आई है, इसको हम कहेंगे पल्स डेफिसिट। इसको हम कहेंगे पल्स डेफिसिट। अच्छा, यहाँ तक हम डिस्कस कर रहे थे प्री मेच्योर एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन के। एट्रिया के अंदर कोई ना कोई एक्टोपिक फोकाई है। एक्टोपिक फोकाई कहाँ पे है? एट्रिया के अंदर। वही बात है, पैगाम जब एट्रिया के अंदर भी बनेगा तो वो क्यूरस भी फॉर्म होगा, क्योंकि वेंट्रिकल्स तक भी पैगाम पहुंचेगा। लेकिन अब वो डिस्कस कर रहे हैं कि अच्छा, अगर पैगाम बने ही वेंट्रिकल्स के अंदर, कोई ऐसी कंडीशन आ गई है कि पैगाम बने ही वेंट्रिकल्स के अंदर, जिस तरह ये हमने हार्ट डिस्कस किया था, ये हमने कहा था ऐसे नोड है, ये एवी नोड है। अब अगर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन किसी कोई इधर जगह जिसकी वजह से प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन हुई है, या ये जो एवी नोड है इधर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन, ये एवी नोड है इधर प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रही है, अब क्या होगा? यहाँ से पैगाम भेजा, ये एक्टोपिक फोकाई बन गया ना, यानी पेस मेकर के अलावा कोई भी जगह होगी तो हम उसको एक्टोपिक फोकाई कहेंगे। ये एक्टोपिक फोकाई हो गया ना, ये मैसेजेस नीचे भी भेजेगा, मैसेज ऊपर भी भेजेगा, ठीक है। तो एट अ टाइम क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी फॉर्म होगा और पीए भी फॉर्म होगी। पहले क्या होता था, मिसाल के तौर पे ऐसे नोड के बजाय एक्टोपिक फोकाई यहाँ पे बन गया, ठीक है, इसने यहाँ पे मैसेज भेजे और आगे भी भेज दिए। तो यहाँ पे पहले भेजे, पीवे फॉर्म हो गई, फिर आगे क्यूआरएस भी फॉर्म हो गया, तो ठीक है, कम से कम पीवे क्यूआरएस बन तो रहे ना। लेकिन अगर कोई और जगह बन गई है तो नतीजतन ये उसी टाइम पे पी वेव को फॉर्म होना चाहिए, उसी टाइम पे क्यूआरएस को। तो होता क्या है कि पी वेव के ऊपर डोमिनेट कर जाता है क्यूआरएस, हमें ईसीजी में पी वेव नजर नहीं आती, हमें क्यूआरएस नजर आता है। तो अगर ये एवी नोडल और एवी बंडल प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो जाए तो उसमें पी वेव मिसिंग होती है। लिखा हुआ है पी वेव इज मिसिंग फ्रॉम द इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफिक रिकॉर्ड इन ईसीजी ऑफ द प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शन। इंस्टेड द पी वेव इज सुपर इम्पोज्ड ऑनटू द क्यूआरएसटी कॉम्प्लेक्स because the cardiac impulse traveled back into the artery at the same time that it traveled forward into the ventricle। ठीक है, तो इस तरह से पी वेव में देखने को नहीं मिलती। फिर आता है प्री मेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस। अभी तो हमने प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस इन द एट्रिया पढ़ी थी, फिर हमने देखा कि अच्छा एवी बंडल या एवी नोड की वजह से प्री मेच्योर कॉन्ट्रैक्शंस हो रही हैं। आगे अब हम एवी बंडल को भी देखें ना। एवी बंडल बेसिकली क्या था, ये जो आपके पास ये जो कंडक्टिंग सिस्टम है, कंडक्टिंग सिस्टम पे अगर कोई बन रहा है तो वो एवी बंडल है ना, तो वो भी एट्रिया के अंदर भी पैगाम जा रहा है, लेकिन चूंकि कंडक्टिंग सिस्टम है तो फौरन आगे वेंट्रिकल में भी पैगाम चला गया। हाँ, अगर एट्रिया के मसल पे कोई जगह होती तो उससे पहले एट्रिया के मसल सारे होते, फिर कंडक्टिंग सिस्टम तक पैगाम पहुंचता, फिर वेंट्रिकल में लेट पहुंचता, तो पहले पी वेव फॉर्म हो जाती।
ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट इस तरह से हो गया कि एवी नोड या एवी बंडल पे कहीं पे अगर प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कॉज हो रही है तो पी वेव नहीं बनेगी। हाँ, एट्रिया के मसल में कहीं ना कहीं हो रही है तो खैर है, हमारी पी वेव पहले बन जाएगी, फिर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स बनेगा। अब हम डिस्कस करते हैं, अच्छा अगर वेंट्रिकल्स के अंदर कोई जगह जो प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन कॉज कर रही है उनसे क्या होगा। अच्छा, एट्रिया में हमने डिस्कस किया कि भाईजान जब एट्रिया के मसल में हुए तो फिर कंडक्टिंग सिस्टम तो बाद में वाला, पहले एट्रिया में पीवे बनी, फिर अगर कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द एट्रिया यानी कि ये एवी बंडल जो होते हैं ये एवी बंडल पे हो गया तो पीवे फॉर्म नहीं हो पाएगा क्योंकि नीचे भी तेजी से पैगाम आएगा, ऊपर भी तेजी से। अब अगर वेंट्रिकल्स के मसल में भाईजान कोई पंगा हो गया, यहाँ पे हो गया पंगा, पहली चीज तो ये है कि वेंट्रिकल्स की कॉन्ट्रैक्शन को टाइम ज्यादा लग जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले कंडक्टिंग सिस्टम के थ्रू वेव्स आती थी, अब कंडक्टिंग सिस्टम नहीं, एट्रिया के मसल के थ्रू इम्पल्सेस जा रही हैं, तो इम्पल्सेस मसल के थ्रू जरा स्लोली जाएंगी। तो हम कहेंगे पहला इफेक्ट क्या हुआ, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स जो है वो प्रोलॉन्ग हो गया। दूसरा इफेक्ट क्या हुआ कि क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की जो वोल्टेज है वो हाई हो गई। क्यों? पहले क्या होता था कि पर्किंजी सिस्टम के थ्रू आ रहा है पैगाम, दोनों तरफ बराबर जा रहा है, एक न्यूट्रलाइजेशन हो रही है, न्यूट्रलाइजेशन की वजह से वोल्टेज थोड़ी कम आती थी। अब क्या होगा, इधर बना है मिसाल के तौर पर फोका है तो इस साइड पर पहले ज्यादा हो गया, वेक्टर जनाब इस साइड पे बनना शुरू हो गया है, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर, फिर इधर कंप्लीटली डिपोलराइजेशन हो गई, फिर आहिस्ता आहिस्ता इधर डिपोलराइजेशन हुई, वेक्टर जनाब इधर आना शुरू हो गया। तो वेक्टर की वेरिएबिलिटी जितनी ज्यादा होगी उतनी हमारे पास जो ईसीजी है वो यूं ज्यादा आपके पास वोल्टेज ज्यादा आ जाएगी। टॉप और बॉटम के बीच में वोल्टेज को देखते हैं ना, तो वोल्टेज हमारे पास ज्यादा आ जाएगी। तो ईसीजी भी क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स की बढ़ गई, न्यूट्रलाइजेशन की कमी की वजह से 2 पॉइंट्स हो गए। वेक्टर की कॉन्ट्रैक्शन में वेक्टर की प्रीमेच्योर वेंट्रिकल की प्रीमेच्योर कॉन्ट्रैक्शन के 2 पॉइंट्स हो गए, क्यूआरएस प्रोलॉन्ग हो गया और दूसरा क्यूआरएस आपके पास न्यूट्रलाइजेशन की वजह से उसकी वोल्टेज लो हो गई है। तीसरी चीज हमारे पास ये होती है कि जो टी वेव है उसकी जो पोलैरिटी है वो टोटली ऑपोजिट हो जाती है, उसके अंदर पंगे आना शुरू हो जाते हैं। उसकी क्या वजह होती है बेसिकली वो भी अब डिस्कस करते हैं। देखिए, टी वेव पहले पॉजिटिव क्यों थी, क्योंकि हमने कहा था वेंट्रिकल्स में जो मसल्स सबसे एंड में डीपोलराइज होते हैं वो सबसे पहले रीपोलराइज हो जाते हैं। वैसे भी वैवा में कोई आपसे क्वेश्चन पूछे कि व्हाई इज टी वेव पॉजिटिव, तो आप यही बताएंगे कि द मसल्स ऑफ वेंट्रिकल्स व्हिच डीपोलराइज एट द एंड रीपोलराइजेस फर्स्ट। ठीक, अब यहाँ पे क्या मसला बना, पहले क्या हो रहा था वेंट्रिकल्स के अंदर, मैं वेंट्रिकल को एक मिसाल दे रहा हूँ, मैंने इस तरह का वेंट्रिकल बना दिया है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बता रहा हूँ। डीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट होती थी, पहुंची, रीपोलराइजेशन भी यहीं से स्टार्ट हुआ करती थी, यानी डीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है, रीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हो रही है। तो होता क्या था, जब डीपोलराइजेशन स्टार्ट हुई ऊपर वाला एरिया डीपोलराइज्ड है, नीचे वाला एरिया पोलराइज्ड, तो वेक्टर बन जाया करता था। जब रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुई सारा डीपोलराइज हो गया, अब रिपोलराइजेशन स्टार्ट हुई तो नीचे वाले एरिया को पहले पोलराइज कर दिया, दोबारा वही कंडीशन है कि ऊपर वाला एरिया डीपोलराइज, नीचे वाला पोलराइज। तो यहाँ भी क्यूआरएस भी पॉजिटिव बन रहा था, टी भी पॉजिटिव बन रही थी। अब क्या हुआ हमारे पास, जब ब्लॉकेज हुई, ये आ रहा है जनाब डीपोलराइजेशन साहब इंतहाई स्लो आ रहे हैं, पहले तो उन्होंने जल्दी आना था, ये थी रिपोलराइजेशन स्टार्ट हो जानी थी, और बड़ी स्लोली आ रहे हैं, इतना स्लो आ रहे हैं, उनको आते आते इतना टाइम लग गया कि जनाब यहाँ से इस एरिया ने कहा मैं इतने डीपोलराइज नहीं रह सकता, रीपोलराइजेशन भी यहीं से स्टार्ट हो गई। ठीक, अब जब रीपोलराइजेशन यहाँ से स्टार्ट हुई, ऊपर वाला एरिया पोलराइज, नीचे वाला डीपोलराइज, हालात उलट गए, टी वेव नेगेटिव आ जाएगी ऐसी सूरत हाल में, तो टी वेव नेगेटिव आ गई। अच्छा, फिर हम कहते हैं प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शन, जिनको हम पीवीसी कहते हैं। तो ये पीवीसी यानी कि प्रीमेच्योर वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्शंस फिब्रिलेशन कॉज करवा देती हैं। फिब्रिलेशन क्या है का कॉन्सेप्ट आगे जाकर पढ़ेंगे हम। अच्छा, वेक्टर एनालिसिस से हमें ओरिजिन ऑफ एक्टोपिक फोकाई का पता चल सकता है, जाहिर सी बात है। वेक्टर एनालिसिस से हमें पता चल जाएगा किस साइड से करंट किस साइड पे गया है, किस साइड से वेव्स किस साइड पे गई हैं, किस साइड से डीपोलराइजेशन का आगाज हुआ है। इस तरह क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स होता था, हमें मतलब वेक्टर्स देख के पता चलता था डीपोलराइजेशन किस साइड से स्टार्ट हुई है। तो अगर हमें ये पता चले तो हमें पता चलेगा भाई जहां से डीपोलराइजेशन स्टार्ट हो रही है वही एक्टोपिक फोकाई है, वही जगह जो अपनी औकात से बढ़ के इंपल्सेस भेज रहा है। तो वेक्टर एनालिसिस से हमें लोकेशन ऑफ एक्टोपिक फोकाई का पता चल जाता है। फिर आगे आता है डिसऑर्डर्स ऑफ द कार्डियक रिपोलराइजेशन, द लॉन्ग टर्म क्यूटी सिंड्रोम। अच्छा, ये LQT जो कि या लॉन्ग क्यूटी इंटरवल्स हैं, इसको हम इंशाल्लाह पार्ट 2 की वीडियो में डिस्कस करते हैं।